साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो चुका है। लंबी बीमारी के बाद विनोद कुमार शुक्ल का निधन की जानकारी मिल रही है। 88 साल की उम्र में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ है। इसी साल विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसी साल उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का पूरा जीवन साहित्य लेखन के लिए समर्पित रहा है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसे मशहूर साहित्य विनोद कुमार शुक्ल ने रचे हैं। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर प्रसिद्ध फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म बनाई थी। विनोद शुक्ल का लेखन साधारण जीवन की गहरी संवेदनाओं को व्यक्त करता रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ऐसे विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी एक बहुत मशहूर कविता रही है, हिंदी में अच्छे लोगों की दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हिंदी में उनकी एक कविता थी जिसमें उन्होंने अच्छे लोगों को टारगेट करते हुए पंक्तियों के माध्यम से उन्हें अब नोटिस किया था। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है कहकर मैं अपने घर से चला, यहाँ पहुँचते तक जगह जगह मैंने यही कहा और यहां कहता हूं कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ये अलग अलग उनके साहित्य के मंचों पर शिरकत करने के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। आपको पता को विस्तार न्यूज से खास बातचीत विनोद कुमार शुक्ल ने की थी। या हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है, वो भी आप देख पा रहे हैं। आपको पता को कि साहित्य में स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल ने जो दिया है वो अमूल्य धरोहर के तौर पर आने वाली कई पीढ़ियां पढ़ती चली जाएंगी। चाहे उपन्यास का जिक्र कर लीजिए या फिर कविताओं का जिक्र कर लीजिए, एक ऐसा साहित्य उन्होंने संकलित करके छोड़ दिया है आपके और हमारे लिए, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको और हमें सींचता रहेगा, हमें ज्ञान देता रहेगा। ये तस्वीरें उनके लेखन के समय की भी आपके सामने हैं। साहित्य के मंचों पर वे जब शिरकत किया करते थे तब की भी आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब उन्हें दिया गया तब की तस्वीरें भी हैं। और जब धीरे धीरे वे अस्वस्थता की ओर चले गए, वे अब धीरे धीरे जब अस्वस्थ होते हुए नजर आए, उस वक्त की भी जब मुलाकातों की तस्वीरें उनकी सामने आई, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक ऐसे साहित्यकार को आज हमने खो दिया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए सौंप दिया है। जहां पहुंचता हूं वहां से चला जाता हूं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बार बार यही कह रहा हूं और कितना समय बीत गया है, लौट कर मैं घर नहीं घर घर पहुंचना चाहता हूं और चला जाता हूं। जब उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की थी, उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। कोई समय नहीं है जब सोच में कुछ ऐसा आता है कि मुझे लिख लेना चाहिए तो मैं लिख लेने के लिए बैठ जाता हूँ। उसका कोई समय नहीं होता है, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो। और रात होती है तो बत्ती जला करके चाहे सब सो रहे होते हैं, मेरे सिरहाने एक डायरी होती है, छोटी सी या कोई कागज़ का टुकड़ा या कहीं है, तो स्मृति में उसके लिए कि कल सुबह बैठकर इसको लिखूँगा, मैं लिखने बैठ जाता हूँ।
लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझको लगता है कि मैं सुबह भूल जाऊंगा जो मैं सोच रहा था, तो मुझे ये तत्काल लिख लेना चाहिए। तो बत्ती जला करके, चाहे दूसरे सोने वाले को परेशानी हो घर के, मैं बैठ जाता हूँ लिखने के लिए और लिखता हूँ। मेरा कोई समय नहीं। तो सुना आपने, एक और कविता उनकी रखी है। मैं 2 दिन की जिंदगी जी सकता हूँ, एक दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगा, दूसरे दिन तुम मेरे पास रहना। और इसी शब्दों के साथ वे आज हमसे विदा ले गए। ब्रजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ग्रुप एडिटर। ब्रजेश जी, कई मुलाकातें आपकी उनसे हुई, कई साहित्य आपने उनके पढ़े, उन्हें अपनी पुस्तकों की जानकारी दी, हम भी उन्हें पढ़ते पढ़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे साहित्यकार के जाने के वक्त आप और हम चर्चा कर रहे होंगे। एक बहुत दुखद पल, दुखद क्षण, जब 2025 विदा ले रहा है, तब साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे। ब्रजेश जी। बिल्कुल दीपेश, ये निश्चित ही बहुत ही लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी मुलाकातों के दौरान किस तरह की चर्चा होती थी, उनके साहित्य कितने सरल हुआ करते थे, जो आम बोलचाल की भाषा में रहते थे। आम इंसान जब जो साहित्य की दुनिया में न भी रहा हो, वो भी अगर उनके किसी उपन्यास को उठाकर पढ़ता था तो उसे ऐसा नहीं लगता था कि बहुत साहित्यिक शब्दों का उसमें कोई बोझ हो। बिल्कुल दीपेश, आपने ये बात कही कि ये साल जाते जाते एक बहुत बड़ा दुख दे गया कि हम सबके बीच में के विनोद कुमार शुक्ल जी नहीं रहे। लंबे समय से बीमार तो थे ही, उनकी उम्र भी लंबी हो गई थी और उनको काफ़ी कोशिश की जा रही थी कि वो फिर से स्वस्थ हो जाएं। एम्स में भर्ती भी थे। पिछली दफ़ा जब मैं रायपुर गया था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार उनसे मिलूं और चाहता तो था कि उनका टीवी के सामने बिठा के इंटरव्यू करूं, मगर मैं जानता था कि वो इतनी बुजुर्ग हालत में है, उनकी उम्र है, तो जैसे हम सवाल पूछेंगे वैसे बता नहीं पाएंगे वो। इसलिए मैं सब उनसे मिलने गया था, उनके दर्शन करने गया था, उनसे प्रेरणा लेने गया था। और मगर जब मुझे लगा कि वो इतनी बातों बातों में इतनी गहरी बात बोल रहे थे, तो मुझे लगा इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने मोबाइल कैमरे से, सामने के फ्रंट कैमरे से उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया और उसमें आप देखिए कितनी गहराई वाली बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कही है कि मैं बस मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैं बहुत नहीं लिख पाया और मैं लिखता रहता हूँ। मुझे जब वक्त मिलता है मैं लिखता हूँ, लिखने का मेरा कोई वक्त नहीं है। मैंने उससे पूछा कि मुझे आपकी जो स्टडी है वो दिखाइए, आपकी किताबों का संग्रह दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मेरी किताबें हों, जहाँ मेरा टेबल हो, जहाँ मेरी कुर्सी हो। मुझे जहाँ जैसे वक्त मिलता है मैं वहाँ वैसे लिखना शुरू कर देता हूँ। और दीपेश, हम जब उनकी कहानियाँ और उनकी उपन्यास नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, ये सब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि जो मध्यम वर्ग की जिंदगी, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है देश का, मध्यम वर्ग की जिंदगी की जो विद्रूपताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो विषमताएं हैं, एक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी की जो परेशानियां हैं, घर में बाहर की जो तनाव है, उनको कितने सहज सरल तरीके से लिखा जा सकता है। उनकी नौकरी कमीज आप पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इस छोटी सी बात पे कोई उपन्यास लिख सकता है, और वो भी ऐसा उपन्यास कि आप जरा भी बोझिल नहीं लगेगा, बहुत आसान भाषा में। और अभी आप देखेंगे कि जब उनका एक राजकमल प्रकाशन से उनके सारे उपन्यास छपे हैं और उनको जब रॉयल्टी नहीं मिल रही थी तो हिंदी युगम करके एक नए प्रकाशक हैं, हिंदी युगम के प्रकाशक ने उनकी जो अपनी सिर्फ एक किताब जब उनको बेची तो उनको इतनी बड़ी रॉयल्टी दी रायपुर में बुला के कि लोग हैरान हो गए कि सिर्फ एक किताब की रॉयल्टी इतनी ज्यादा हो सकती। लाखों में थी वो रॉयल्टी, मेरे ख्याल 10 से 15 लाख रुपए की रॉयल्टी हिंदी के प्रकाशक ने विनोद कुमार शुक्ल को दी थी। तो अब देखिए हिंदी के पाठक की ताकत क्या होती है, हिंदी के पाठक की ताकत ये है, हिंदी के साहित्यकार की ताकत क्या होती है कि यदि उसको साहित्य सही मायने में सही प्रकाशक मिल जाए तो इतनी बड़ी रॉयल्टी मिलती है। कुछ समय से उनकी लगातार कविताएं वायरल हो रही हैं। ऐसी एक वायरल कविता मैं आपको सुनाता हूँ जो हम सब आपको बहुत पसंद आएगी। वो उसका नाम है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, बस मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था।
हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर साथ चलने को जानते थे। आप देखिए इस कविता में क्या है, इस कविता में सिर्फ एक उम्मीद है, एक सहारा है, एक अजनबीपन है, मगर एक 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 मनुष्य कैसे एक दूसरे से सहयोग करके जिंदगी बिताता है, ये उस चीज को बताता है कि हताशा जिंदगी में सबके आती है, मगर एक आदमी यदि दूसरे व्यक्ति के हाथ में कोई हताशा में हाथ बढ़ाएगा तो दूसरा आदमी भले ही वो अनजान होगा, मगर उस अनजान आदमी उस आदमी का हाथ पकड़ लेगा। जैसे मुझे अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने शहर से गुजरा था, तो मुझे उनकी फिर एक कविता याद आ गई कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा पुराना शहर मुझे मेरे रेलवे स्टेशन पे मिला। जब मैं अपने करेली शहर से गुजरा तो मुझे विनोद कुमार शुक्ल फिर याद आए। उन्होंने उनकी कविता की 4 लाइनें थी कि मैं जब अपने शहर से गुजरा तो मेरा पुराना शहर रेलवे स्टेशन पे मेरे साथ खड़ा था, बहुत कुछ बदला हुआ दिख रहा था वो, मगर वो मुझसे अनजान नहीं था, अपरिचित नहीं था। उसने मेरा स्वागत किया, मेरे साथ कुछ दूर चला और वापस उतर गया। तो आप देख सकते हैं कि हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपने शहरों में पढ़ते हैं, नौकरी करने कहीं और आ जाते हैं, फिर जब अपने शहर जाते हैं तो हमको अपना शहर कैसा बदला लगता है, मगर उस शहर से प्यार होता है। तो ये छोटी छोटी बातों को वो कविता बनाते थे। नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे। और ये प्रेम की एक बहुत सुंदर सी कविता, मैं आपको 4 लाइन और सुनाऊंगा कि प्रेम की जगह अनिश्चित है, यहाँ कोई नहीं होगा कि जगह भी कोई है। जैसे वो कहते हैं कि लिखने की या किसी चीज की कोई जगह नहीं होती, तो प्रेम की जगह अनिश्चित है, यहाँ कोई नहीं होगा कि जगह भी कोई है। आड़ भी ओट में होता है कि अब कोई नहीं दिखेगा, पर सबके हिस्से का एकांत और सबके हिस्से की ओट निश्चित है। सबके हिस्से का एकांत होता है, सबके हिस्से की ओट होती है। वहाँ बहुत दोपहर में भी थोड़ा सा अंधेरा है, जैसे बदली छाई हो, बल्कि रात हो गई है और रात हो गई हो। बहुत अंधेरे के ज्यादा अंधेरे में प्रेम के सुख में पलक मूंद लेने का अंधकार है। आप समझिए, पलक मूंद लेने से जो अंधकार होता है, तो उस टाइप की छोटी छोटी गहरी गहरी बातें विनोद कुमार शुक्ल अपनी बहुत आसान, इसमें कहीं आपको क्लिष्टता नजर नहीं आएगी, मगर वो चीज ऐसी होगी जो आप अनुभूति कर लेगी। यही मेरा मानना है कि आने वाले अभी इस फिलहाल वक्त में इसलिए लोकप्रिय हुए थे कि उनकी छोटी छोटी कविताएं आम जन को, और जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनको बहुत पसंद आती थी। बिल्कुल, वो पंक्ति मुझे आज भी याद है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। प्रकृति को उन्होंने दर्शाते हुए कितने अच्छे शब्दों में लिखा था। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, लेकिन जब आप उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आपने जब उनसे ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर सवाल किया था, तब उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी आज दर्शकों को सुनवाते हैं। ये जो बड़ा आपको सम्मान मिला है ज्ञानपीठ का, जी, तो आपने कभी सोचा था और सम्मान? नहीं, मैंने पुरस्कारों के बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझको कोई पुरस्कार जो है मिलेगा। कोई लेखक पुरस्कार के बारे में नहीं सोचता। लिखने के रास्ते पर पुरस्कार मिल जाते हैं और परिचय में शामिल हो जाते हैं, और लेखक की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो लिखेगा तो पुरस्कार मिलेगा। वो लिखता है और लिखना ही अच्छा होता है। अभी आपके लिए बहुत कुछ लिखना बाकी है। जी, बहुत कुछ लिखना। हाँ, बहुत बाकी है। कितना लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे भाई। हाँ, और सोचता रहता हूँ हमेशा कुछ न कुछ लिखने की, बस। ये जो तो सोचता रहता हूं हमेशा कुछ न कुछ लिखने की। इतना कुछ लिख देने के बाद भी जिस साहित्यकार के ज़हन में ये पीड़ा हो कि अभी तो बहुत कुछ लिखना है, तो समझिए कि उसको समाज के लिए कितने संदेश देने बाकी हैं। अब जिस कविता का जिक्र मैं ब्रजेश जी से कर रहा था, उसकी अंतिम पंक्तियों में लिखा हुआ है, जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। यानी प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, पेड़, पौधे, ये तमाम लोग जो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उनसे आपको और हमको मिलने की सीख अगर किसी ने दी है तो वो स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल ने दी है। ब्रजेश जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मैं वो हिस्सा दर्शकों को सुना रहा था जब आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर उनसे सवाल किया था, तो कितने संजीदा लहजे में, कितने सरल शब्दों में उन्होंने ये बता दिया कि हमारा काम सिर्फ लेखन होता है। इन पुरस्कारों पर नजर कभी किसी साहित्यकार की नहीं जाती है।
बिल्कुल, तो इसलिए जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बहुत समय लंबे समय बाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार वो पुरस्कार होता है जो देश के साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और अलग-अलग भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। जब हिंदी में बहुत दिनों के बाद वो किसी लेखक को दिया गया, तो लोगों ने यही कहा कि हालांकि देर तो हो गई, मगर ये वो पुरस्कार था जिसको पुरस्कार दे के वो पुरस्कार सम्मानित हुआ। विनोद कुमार शुक्ल सम्मानित नहीं हुए, वो पुरस्कार उनके पास जब पहुंचा तो उस पुरस्कार को नई प्रतिष्ठा मिली। और जो मुझे कविता जो आपने कही अभी मुझे भी बहुत पसंद है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा, कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर, खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियों जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसी में मेरी अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहता हूँ। तो देखिए दिवेश, कितनी गजब बात है कि जो उनकी आखिरी इच्छा है वो आखिरी इच्छा नहीं है, वो पहली इच्छा है। तो कुल मिला के एक कवि, एक लेखक कैसे अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने परिवेश से जुड़ा होता है और उससे मिलने की चाहत उसको हमेशा रहती है। तो जब मैंने उनसे पूछा था कि इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिला है तो कैसा लग रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि हम जब लिखते हैं तो किसी पुरस्कार के लिए नहीं लिखते हैं, लिखते रहते हैं क्योंकि लिखना जीने के समान होता है, लिखना सांस लेने के समान होता है। तो जब वक्त मिलता है लिखता हूँ, इस उम्र में भी लिखता हूँ। और मैं जब उनसे मिलने गया था तो मैंने यही सोचा था कि उनसे इंस्पायर होऊंगा और प्रेरणा पाऊंगा कि एक ऐसा बुजुर्ग साहित्यकार जो इस उम्र में भी लगातार लिखता है और वाकई में, और ऐसे लोगों का सानिध्य, उनके पास बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान अर्जन बन जाता है। और यही कारण है कि जब आप वहां पहुंचे तो उनके शब्दों को सुनकर आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए कि शायद अगर ये अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किए तो कुछ बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे। यही कारण है कि वो तस्वीरें आज भी हम दर्शकों को दिखा रखें।